फ्रेंड्स, यूट्यूब क्लास में आपका वेलकम है। आज अपन पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, इंट्रोडक्शन और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में बताया था। ठीक है, आज अपन बेटा बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। मैंने कहा था पिछली कक्षा में कि एक्टिविटी 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है ना। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की अपन ने बात की थी और मैंने ये भी बताया था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा आज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में बात करने से पहले बता देता हूँ कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी मैंने बताया था कि 4 टर्म्स आती है बेटा। एक तो आती है शेयर कैपिटल, एक आता है बेटा डिवेंचर, एक आता है बैंक लोन और एक आता है इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। ये मैंने बताया था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ना 4 टर्म्स आती है। एक तो शेयर कैपिटल, दूसरी आती है बेटा डिवेंचर, तीसरी आती है बैंक लोन इंक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है ना। और चौथी आती है बेटा इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। आज अपन बात करेंगे बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। तो फर्स्ट चीज़ ये याद रखनी है कि जो ना टर्म्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ गई है उनको ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं लिखना है बेटा। जो ना टर्म्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ गई है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आएगी। ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है कि 4 टर्म्स तो कम हो गई। कौन कौन सी? जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ चुकी है। अब आज बात करेंगे बेटा अपन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में अपनी क्लास आज कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट 2। ठीक है ना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने बताया था बेटा कि इसमें 3 टर्म्स आती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ना 3 टर्म्स आती है। पहली आती है फिक्स्ड असेट्स। ये जो फिक्स्ड असेट्स होती है बेटा ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है टेंजिबल, एक होती है इनटेंजिबल। एक तो है टेंजिबल, एक होती है इनटेंजिबल। फिक्स्ड असेट्स में 2 चीज़ आएगी, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब क्या होता है? जिसको अपन देख सकते हैं और छू सकते हैं वो टेंजिबल है। एग्जाम्पल है जैसे बेटा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ETC। ठीक है ना। तो टेंजिबल बेटा जिसको अपन देख सकते हैं और छू सकते हैं वो है टेंजिबल असेट्स। एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट और ETC। फिर आता है इंटेंजिबल जिसको अपन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो होती है बेटा इंटेंजिबल। जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं वो होती है इंटेंजिबल असेट्स। एग्जाम्पल फर्स्ट गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फर्स्ट टर्म आती है फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स के 2 पार्ट है, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब देख सकते हैं और छू सकते हैं, इनटेंजिबल जिसको महसूस कर सकते हैं। और ये इसके एग्जाम्पल है भैया। अब बना सेकंड टर्म्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। फर्स्ट टर्म है फिक्स्ड असेट्स। ठीक है। अब सेकंड टर्म्स आती है बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं बेटा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की सेकंड टर्म्स है बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। और फिर थर्ड चीज आती है बेटा इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इस इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट में बेटा 3 एग्जांपल है। फर्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड
सेकंड आता है बेटा डिविडेंड रिसीव्ड, और थर्ड आता है बेटा रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। ठीक है ना। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बेटा मैंने क्या कहा था, पहली चीज़ तो याद रखनी है कि मैंने कहा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है ना, इसमें टाइप्स ऑफ एक्टिविटी तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और एक होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 4 टर्म्स आती है बेटा, ठीक है ना। उन 4 टर्म्स जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आती है वो इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आएगी बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ पता चल जानी चाहिए अपने को कि जो चीज़ फाइनेंसिंग में आ गई है वो इन्वेस्टिंग में नहीं आएगी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा बेटा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 3 टर्म्स आती है, ठीक है ना, 3 टर्म्स आती है। पहली टर्म्स का नाम है फिक्स एसेट्स, ठीक है ना। अब फिक्स एसेट्स 2 होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो टेंजिबल है। एग्जाम्पल है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ETC। इसी प्रकार इंटेंजिबल जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वह है इंटेंजिबल। एग्जाम्पल गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क, ठीक है ना। फिर इस फिक्स एसेट्स का, इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स एसेट्स के संबंध में नियम क्या है कि यदि फिक्स एसेट्स को अपन सेल करते हैं तो कैश का इनफ्लो होता है। इनफ्लो मतलब कैश आती है तो उसको अपन प्लस करेंगे। फिक्स एसेट्स को अपन यदि सेल करेंगे तो सेल करने से कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा, और इनफ्लो होगा तो कैश आएगी, और आएगी तो क्या करेंगे बेटा, प्लस करेंगे। तो नियम क्या कहता है कि फिक्स एसेट्स को अगर अपन सेल करते हैं, क्या करते हैं, सेल, तो सेल करेंगे तो इनफ्लो होगा, और इनफ्लो होगा तो प्लस करेंगे बेटा। इसी प्रकार फिक्स एसेट्स को अगर परचेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन, परचेस कर रहे हैं, तो परचेस करेंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा, और आउटफ्लो होगा तो बेटा क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो फिक्स एसेट्स का नियम क्या है कि अगर सेल करते हैं तो कैश का इनफ्लो होता है। इनफ्लो मतलब कैश आती है, और आती है तो प्लस होगी। इसी प्रकार अगर फिक्स एसेट्स को अपन परचेस करते हैं, बाई करते हैं, खरीदते हैं, तो कैश का आउटफ्लो होता है, और आउटफ्लो होता है तो कैश जाती है, और जाती है तो क्या करना है बेटा, माइनस करना है। इसी प्रकार नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसका नियम भी यही है कि यदि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को अपन सेल करते हैं, क्या करते हैं, सेल, तो सेल करेंगे तो इनफ्लो होगा, और इनफ्लो होगा तो कैश आएगी, और आएगी तो उसको प्लस करेंगे। इसी प्रकार अगर अपन परचेस करते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को तो आउटफ्लो होता है, और आउटफ्लो होता है तो कैश जाती है, और जाती है तो अपन उसको माइनस करेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार आता है बेटा इनकम और इन्वेस्टमेंट। इनकम और इन्वेस्टमेंट में है ना, फर्स्ट आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, फिर आता है डिविडेंड रिसीव्ड, फिर आता है रेंट रिसीव्ड। ये तीनों ना इनकम होती है, और इनकम है तो इनफ्लो है, और इनफ्लो है तो प्लस होगा बेटा। इनफ्लो तो क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। तो क्या याद रखना है, इनकम और इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये तीनों बेटा रिसीव्ड है। रिसीव्ड मतलब है कि कैश आ रही है, और आ रही है तो इनफ्लो है, और इनफ्लो है तो अपन प्लस करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो कहने का सिंपल सा तरीका यही है बेटा कि कंसेप्ट यही कहता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 3 टर्म्स आती है। फर्स्ट आती है बेटा फिक्स एसेट्स, सेकंड आती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और थर्ड आती है इनकम और इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का रूल सेम है बेटा। यदि इनको सेल करते हैं तो कैश का इनफ्लो होता है, और इनफ्लो होता है तो अपन प्लस करेंगे, और यदि इनको अपन परचेस करते हैं तो कैश का आउटफ्लो होता है, और आउटफ्लो होगा तो अपन इनको क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। फिर इसी प्रकार आता है इनकम और इन्वेस्टमेंट। इनकम और इन्वेस्टमेंट है तो है ना, क्या होगा कि इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, या रेंट रिसीव हो रहा है, तो ये अपनी इनकम है, कैश आ रही है, इनफ्लो हो रहा है, तो इसको क्या करना है, अपने को प्लस करना है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पता चली गया बेटा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 3 टर्म्स आती है। एक तो क्या आती है फिक्स एसेट्स, एक क्या आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और एक आता है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का रूल सेम है कि सेल है तो इनफ्लो है, इनफ्लो है तो प्लस करेंगे, परचेज है तो आउटफ्लो है, और आउटफ्लो है तो है ना माइनस करेंगे। और इनकम और इन्वेस्टमेंट के 3 एग्जाम्पल है इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड। ये इनफ्लो है तो इसको क्या करना है बेटा, प्लस करना है,
ठीक है ना। तो ये थी बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मेट बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट क्या होगा उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। इसको फॉर्मेट में कैसे शो करना है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट का पर्टिकुलर, फिर इसके बाद बनाएंगे बेटा अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। अब करना क्या है बेटा, सबसे पहले सेल, अगर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है तो यहां लिखेंगे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये प्लस में बेटा, ठीक है ना। अगर परचेज कर रहे हैं तो यहां लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है ना बेटा। ये माइनस में, माइनस वाली टर्म्स को अपन ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट मतलब माइनस है बेटा, ठीक है। इसी प्रकार सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, केस का इनफ्लो है प्लस होगा बेटा, ठीक है ना। इसी प्रकार परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो केस का आउटफ्लो है, आउटफ्लो है तो बेटा क्या होगा माइनस। इसी प्रकार अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट क्या है रिसीव्ड, ठीक है ना। डिविडेंड भी क्या है रिसीव्ड, और रेंट भी क्या है बेटा रिसीव्ड है। अगर ये तीनों रिसीव हो रहे हैं तो रिसीव मतलब केस का इनफ्लो है तो तीनों क्या होंगे बेटा प्लस होंगे। फिर इसके बाद इसका आंसर, यदि प्लस में आंसर आता है, यदि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर प्लस में आता है तो पहले लिखेंगे केस फ्लो, केस फ्लो। अगर माइनस में आता है तो यूजेज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो अगर इस एक्टिविटी का आंसर पॉजिटिव आता है, प्लस में आता है तो केस फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और नेगेटिव आता है तो केस यूजेस फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है ना बेटा। ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है ना। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्या बेटा फॉर्मेट है। अब इसमें एक चीज बता देता हूं बेटा कि जो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट है, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सबसे कम टर्म केस फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तीनों एक्टिविटी में से सबसे कम टर्म्स इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है। लेकिन बेटा यही सबसे टिपिकल एक्टिविटी है, क्योंकि इसके अंदर बेटा वर्किंग नोट में अकाउंट बनते हैं। जैसे फिक्स्ड एसेट्स है, इसका अकाउंट बनेगा, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट के अंदर अपने को परचेज निकालनी पड़ेगी, और परचेज निकालने के लिए इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब कैसे अकाउंट बनता है बेटा ये मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना। इसी प्रकार इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट का भी बेटा ना वर्किंग नोट में अकाउंट बनेगा, ठीक है ना। वो अकाउंट कैसे बनता है वो भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो बस आपको पहले ये फॉर्मेट देखना है, फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत हो तो बोलना, कमेंट करना, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा अपन फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट की, फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट की बात करते हैं। किसी को भी कोई समस्या हो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम आ रही हो समझने में तो कमेंट में लिखे, ठीक है ना, कि ये प्रॉब्लम है। अब बात करें बेटा वर्किंग नोट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दो वर्किंग नोट बनेंगे बेटा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दो वर्किंग नोट बनाने हैं, एक तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट और एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो आज बात करते हैं बेटा वर्किंग नोट की। बेटा देखो ये फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ये वर्किंग नोट नंबर एक, वर्किंग नोट नंबर एक। पहली बात समझाना चाहता हूं कि है ना फिक्स्ड एसेट्स, मैंने कहा था फिक्स्ड एसेट्स में जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स होगी, लैंड बिल्डिंग प्लांट या मशीनरी, तो सबके अकाउंट अलग अलग बनेंगे। जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स होती है बेटा उनके प्रत्येक के अलग से अकाउंट बनाने हैं, और अकाउंट बनाने का फॉर्मेट सेम है, ठीक है ना। तो अब सीखे बेटा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट फॉर्मेट है बेटा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और ये अमाउंट, ठीक है ना। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट का फॉर्मेट क्या बेटा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। मैंने क्या कहा था ये असेट्स है बेटा, असेट्स में अकाउंट्स का रूल होता है बेटा कि असेट्स का बैलेंस डीआर होता है। असेट्स का बैलेंस क्या होता है बेटा डीआर, तो डीआर में लिखेंगे अपन टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। यहाँ आएगी बेटा डब्ल्यूडीबी मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है ना। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अपनी बेटा असेट्स होती है, और असेट्स होती है इसलिए इसका बैलेंस क्या होता है डीआर। तो डीआर में लिखा बेटा टू बैलेंस बीडी, और कौन सा बैलेंस आएगा बेटा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है ना। और वैल्यू कौन सी लिखेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू। इसी प्रकार अपर लिखेंगे बाई साइड में बाई
बैलेंस CD, ठीक है ना, क्लोजिंग बैलेंस, और यहां पर भी क्या आएगी बेटा, रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू का फॉर्मूला होता है बेटा कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो रिटर्न WDV का पूर्ण नाम है बेटा, WDV का पूर्ण नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है ना। इसको बुक वैल्यू भी बोलते हैं बेटा, बुक वैल्यू। और ये निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को लेस करते हो तो आती है रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है ना। तो सबसे पहले फिक्स एसेट्स अकाउंट, ये अपनी एसेट्स है, बैलेंस DR है, ठीक है ना। तो DR में लिख दिया टू बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस रिटर्न डाउन वैल्यू, फिर बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस 2 में लिखा है तो क्लोजिंग का लिखेंगे बेटा बाई में, बाई बैलेंस CD रिटर्न डाउन वैल्यू और क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है ना। इसके बाद यदि असेट्स को सेल करते हैं, फिक्स असेट्स को सेल करते हैं तो एंट्री होती है बेटा कि कैश अकाउंट DR टू फिक्स असेट्स। अगर फिक्स असेट्स को अपन सेल करते हैं तो एंट्री होती है बेटा कैश अकाउंट DR टू फिक्स असेट्स, या ना एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू फिक्स असेट्स, ठीक है ना। तो अगर असेट्स को सेल कर रहे हैं तो एंट्री क्या होती है बेटा, मैंने क्या बताई थी एंट्री कि बैंक अकाउंट DR टू फिक्स असेट्स, ठीक है ना। तो अपन फिक्स असेट्स अकाउंट में लिखेंगे बाई बैंक, क्या लिखेंगे बेटा, बाई बैंक और ब्रैकेट में सेल, ठीक है ना। इसकी पोस्टिंग यहाँ पर कर दी अपन ने। असेट्स को सेल करते हैं तो एंट्री क्या होती है बैंक अकाउंट DR टू फिक्स असेट्स, तो फिक्स असेट्स अकाउंट में क्या लिख दिया अपन ने, बाई बैंक ब्रैकेट में सेल, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन लिख दिया बाई बैंक सेल। अब किसी भी असेट्स को सेल करते हैं तो या तो उससे लॉस होगा या उससे प्रॉफिट होगा। किसी भी असेट्स को अपन सेल करेंगे या तो उससे क्या होगा प्रॉफिट या उससे क्या होगा बेटा लॉस। अगर असेट्स को सेल करने से लॉस होता है, असेट्स को सेल करने से लॉस होता है तो लॉस है ना P&L अकाउंट के DR में आता है। P&L अकाउंट के कहाँ आता है बेटा, DR में। जितने भी लॉस होते हैं वो P&L अकाउंट के DR में आते हैं। तो P&L अकाउंट के DR में आता है लॉस, तो असेट्स अकाउंट कहाँ आएगा बेटा, बाई में। तो अपन यहाँ लिखेंगे बाई P&L ब्रैकेट में लॉस, ठीक है। अगर असेट्स को सेल करने से लॉस होता है तो लॉस P&L अकाउंट के 2 में आता है, तो P&L के 2 में लॉस लिखा, ठीक है ना। तो असेट्स में कहाँ जाएगा बेटा, बाई में, बाई P&L लॉस। अगर असेट्स को सेल करने से प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट P&L अकाउंट के CR में आता है, ठीक है ना, मतलब बाई साइड में आता है। तो इसके कहाँ आएगा बेटा, 2 साइड में आएगा, तो 2 P&L और ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा प्रॉफिट, ठीक है ना। तो असेट सेल करने से अगर लॉस होता है तो बाई में लिखना है असेट्स अकाउंट के बाई P&L लॉस। यदि असेट्स को बेचने से प्रॉफिट होता है तो ये प्रॉफिट है ना बेटा असेट्स अकाउंट के 2 में लिखेंगे 2 P&L प्रॉफिट। ये यहाँ पर कैसा है बेटा, प्रॉफिट P&L के CR में आता है इसलिए इसके DR में आया है, ठीक है ना। लॉस P&L के DR में आता है तो इसके CR में आया है बेटा, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद फिक्स असेट्स में बेटा डेप्रिसिएशन लगता है। जब भी फिक्स असेट्स में डेप्रिसिएशन लगता है तो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू फिक्स असेट्स, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू फिक्स असेट्स। तो ना फिक्स असेट्स में ऊपर लिखेंगे बेटा बाई डेप्रिसिएशन, बाई डेप्रिसिएशन, और यहाँ पर लिखेंगे बेटा करंट ईयर, ठीक है ना। मतलब यहाँ जो डेप्रिसिएशन आएगा बेटा वो करंट ईयर का आएगा, ठीक है। फिर इस अकाउंट का अंतर निकालना है। इस अकाउंट का क्या निकालना है, अंतर। तो इस अकाउंट का जो डिफरेंस आएगा बेटा 2 में कम पड़ता है तो यहाँ लिखेंगे 2 कैश परचेज, ठीक है ना, और ये बैलेंसिंग फिगर, और ये अकाउंट बेटा क्लोज। ये अकाउंट क्या हो गया बेटा क्लोज। अब इस पूरे अकाउंट में केवल 2 ही टर्म काम की है, ठीक है ना, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी। एक तो ये सेल, ये जो सेल है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगी, ठीक है ना, और ये जो परचेज है ये बेटा ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगी बेटा माइनस, ठीक है ना। तो ये 2 ही चीजें ना इस फिक्स एसेट्स अकाउंट की, ये 2 चीजें, एक तो सेल और ये परचेज। ये सेल तो इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगी और ये परचेज इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगी बेटा माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। अब एक चीज याद रखनी बेटा कि प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या होता है बेटा 3 वैल्यू दे रखी होती है, कॉस्ट, WDV और सेल वैल्यू। जब भी आपको ना प्रॉफिट या लॉस निकालना हो तो ना सेल वैल्यू को कंपेयर करेंगे WDV से। जब भी है ना अपने को प्रॉफिट या लॉस निकालना हो, जब भी अपने को ना प्रॉफिट या लॉस निकालना हो तो इनको क्या करना है, अपने को क्या करना है
कि सेल वैल्यू को कंपेयर करना WDV से, ठीक है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पर WDV दे दी, मान लो 15,000, बेची 12,000 में, ठीक है ना, और कॉस्ट दे दी मान लो 20,000। तो अब अपन को प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो अपन कैसे निकालेंगे? WDV मतलब इतने की थी, WDV कितने की है बेटा? 15,000 है, तो इसका मतलब है वो 15,000 की थी, उसको बेचा कितने में बेटा? 12,000 में, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि 15,000 की चीज 12,000 में बेची है, तो 3,000 का लॉस हुआ है। तो कहने का मतलब है जब भी आप प्रॉफिट निकालते हो, जब भी आप लॉस निकालते हो, तो सेल वैल्यू को, विक्रय मूल्य को लागत मूल्य से, मतलब कॉस्ट वैल्यू से कंपेयर नहीं करोगे। किससे कंपेयर करोगे? WDV से, मतलब बुक वैल्यू से, पुस्तक मूल्य से, ठीक है ना। लाभ हानि निकालने के लिए सेल वैल्यू को, ठीक है ना, WDV से कंपेयर करेंगे। तो एक माइंड में फीड कर लेना कि है ना प्रॉफिट और लॉस कैसा आएगा बेटा? सेल और WDV का अंतर, ठीक है ना। और कॉस्ट और WDV का जो अंतर होता है, कॉस्ट और WDV का जो अंतर होता है वो होता है डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। और WDV और सेल का जो अंतर होता है उसको बोलते हैं P&L, मतलब प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस। तो ये है बेटा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ठीक है ना। इसी प्रकार कभी कभी करंट ईयर डेप्रिसिएशन दे नहीं रखा हो, यदि करंट ईयर डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा हो तो इसका फॉर्मूला बेटा करंट ईयर डेप्रिसिएशन इक्वल टू क्लोजिंग डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग डेप्रिसिएशन प्लस सेल डेप्रिसिएशन और माइनस करेंगे बेटा ओपनिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है, ये अकाउंट है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। तो जब भी है ना, मैंने क्या कहा था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 3 टर्म्स आती है, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। इसमें से ना क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स का वर्किंग नोट में अकाउंट बनेगा, ठीक है ना। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का वर्किंग नोट में अकाउंट बनेगा। अब फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट कैसे बनाना है बेटा? तो मैंने कहा था कि फिक्स्ड एसेट्स अपनी एसेट्स है, बैलेंस क्या होता है? DR। तो DR में लिखेंगे टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस WDV, फिर 4 लाइन छोड़ के बाई में लिखना है बाई बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस WDV, ठीक है ना। फिर इसके बाद यदि एसेट्स को सेल करते हैं तो एंट्री होती है बेटा बैंक अकाउंट DR टू फिक्स्ड एसेट्स, तो इसकी पोस्टिंग होगी बाई बैंक ब्रैकेट में सेल, ठीक है ना। फिर सेल करने से या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। यदि प्रॉफिट होता है तो P&L अकाउंट के CR में आता है, तो इसके DR में लिखेंगे टू P&L प्रॉफिट। यदि लॉस होता है तो P&L के DR में आता है, तो इसके CR में लिखेंगे बाई P&L लॉस, ठीक है ना। इसी प्रकार फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन भी लगाया जाता है, और जब भी फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो एंट्री है बेटा डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है ना। तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन करंट ईयर, ठीक है ना। फिर इस अकाउंट का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा टू केस परचेज बैलेंसिंग फिगर। फिर करना क्या है कि जो सेल है फिक्स्ड एसेट्स की वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगी, और जो परचेज है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगी बेटा? माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद कुछ नोट है वो याद रखने हैं। जब भी आपको प्रॉफिट निकालना हो या लॉस निकालना हो तो सेल वैल्यू को WDV से कंपेयर करोगे, ठीक है ना। कॉस्ट से कभी भी कंपेयर नहीं करोगे, क्योंकि सेल और WDV का जो अंतर होता है वो प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है ना। और कॉस्ट और WDV का जो अंतर होता है वो होता है डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। फिर मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है बाय डेप्रिसिएशन करंट ईयर। अगर क्वेश्चन में करंट ईयर डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा हो तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है क्लोजिंग डेप्रिसिएशन प्लस सेल डेप्रिसिएशन माइनस ओपनिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। ये करंट ईयर डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है। उसके बाद यदि इस फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में बाई साइड में अमाउंट कम पड़ती है, ठीक है ना, अगर 2 में कम पड़ी तो परचेज है बेटा, लेकिन बाई में कम पड़ती है और डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा है तो वो डेप्रिसिएशन कहलाएगा बेटा। यदि फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट के अमाउंट बाई में कम पड़ती है, ठीक है ना, और है ना डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा है तो बैलेंस फिगर्स अपन बाई डेप्रिसिएशन लिखेंगे बेटा, ठीक है ना। ये था बेटा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है ना। अब इसके बाद सेकंड वर्किंग नोट सीखेंगे, दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है ना। ये 5 मिनट का अकाउंट है बेटा, फिर अगली एक्टिविटी अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है ना। तो अगला अकाउंट सीखते हैं बेटा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सेम 2 कॉपी अकाउंट है बेटा ये, ठीक है ना। ये जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो सेम फिक्स्ड एसेट्स की कॉपी है, बस डिफरेंस क्या है बेटा कि है ना इसके अंदर डेप्रिसिएशन आता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। फिर भी मैं सिखा रहा हूँ, सीखने की कोशिश करना बेटा, ठीक है ना। और नहीं आवे तो कमेंट में बताना बेटा, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 2
वर्किंग नोट नंबर सेकंड, तो वर्किंग नोट नंबर सेकंड अपन सीखेंगे बेटा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर्मेट बेटा वही है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और ये अमाउंट, ठीक है ना। फिक्स असेट्स अकाउंट जैसा था वैसा ही इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। अब इन्वेस्टमेंट ये अपनी क्या होती है बेटा, असेट्स होती है, और असेट्स होती है तो बैलेंस क्या होता है बेटा, डीआर, और डीआर बैलेंस है तो अपन यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ठीक है ना। यहाँ आएगा बेटा ओपनिंग, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट अकाउंट सबसे पहले टू बैलेंस बीडी ओपनिंग, फिर चालान छोड़कर बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, और ये आएगा बेटा क्लोजिंग, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग। फिर इसी प्रकार इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो एंट्री होती है बेटा बैंक अकाउंट डीआर टू इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डीआर टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट में अपन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिखेंगे बाय बैंक, जब भी इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो एंट्री होगी बैंक टू इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक ब्रैकेट में सेल। इसके बाद सेल करने से या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर इन्वेस्टमेंट बेचने से प्रॉफिट होता है तो पीएनएल अकाउंट के सीआर में आता है प्रॉफिट, तो इसके क्या आएगा बेटा डीआर में, तो टू पीएनएल, और यहाँ लिखेंगे बेटा प्रॉफिट। इसी प्रकार यदि इन्वेस्टमेंट बेचने से लॉस हो रहा है तो लॉस पीएनएल अकाउंट के डीआर में आता है बेटा, तो इसके कहाँ आएगा बेटा सीआर में बाय पीएनएल, और ये लॉस, ठीक है ना। फिर इसका जो अंतर आएगा, इन्वेस्टमेंट पर कभी डेप्रिसिएशन लगता नहीं है, ठीक है ना। फिक्स एसेट्स में डेप्रिसिएशन आता है बेटा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन लगता नहीं है, ठीक है ना। तो अपन 11 में पढ़ा था चैप्टर डेप्रिसिएशन, तो उसमें लिखा था बेटा, उसमें बताया था कि क्या क्या चीज़ें किन किन चीज़ों पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। जैसा फर्स्ट थी बेटा कि है ना इंटेंजिबल एसेट्स, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट्स है, उन पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, और एक लैंड, ठीक है ना। तो इस पर इन्वेस्टमेंट पर भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, इसलिए डेप्रिसिएशन तो आएगा नहीं, ठीक है ना। अब इसका अंतर निकालना है तो टू कैश, ठीक है ना, बैलेंसिंग फिगर, और ये परचेज, ठीक है ना, और ये अकाउंट क्लोज, ठीक है। अब करना क्या है, ये जो परचेज है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगी बेटा माइनस, और ये जो सेल है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगी बेटा प्लस, ठीक है ना। ये है बेटा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है ना। खत्म कर दे, हो गया खत्म।